कल हमने विलयन अध्याय शुरू किया था। इसमें पहला टॉपिक हमने कल पढ़ा था विलयन के प्रकार, और दूसरा टॉपिक हमने शुरू किया था विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ, जिसमें हम द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कर चुके हैं। और इसके अलावा हमने एक और विधि पढ़ी थी पार्ट्स प्रति मिलियन। आज हम पढ़ेंगे मोल अंश, या जिसे मोल प्रभाज भी कहते हैं, जिसे एक्स से व्यक्त किया जाता है। अगली विधि है मोलरता, जिसे कैपिटल एम से व्यक्त किया जाता है। और सातवीं विधि है मोलरता, जिसे स्मॉल एम से व्यक्त किया जाता है। तो हम शुरू करते हैं अगली विधि मोल अंश या मोल प्रभाज। इसे हम व्यक्त करते हैं x से। मोल अंश या मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव का, विलयन में उपस्थित एक अवयव के मोलों की संख्या का विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या के साथ अनुपात होता है। मोल अंश क्या होता है या मोल प्रभाज क्या होता है? विलयन में उपस्थित एक अवयव के मोलों की संख्या का विलयन में उपस्थित सभी अवयव, विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या के साथ अनुपात, सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या के साथ जो अनुपात होता है उसे ही हम मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे विलयन में दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। तो यदि हमें विलेय का मोल अंश या विलेय के मोल अंश या विलेय के मोल प्रभाज को व्यक्त करना है तो वो क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या का अनुपात विलयन में उपस्थित विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के साथ जो होगा वही विलेय का मोल अंश या मोल प्रभाज होगा। अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे हमें निकालना है विलेय का मोल अंश, तो विलेय का मूल अंश अर्थात विलयन में उपस्थित यह एक अवयव है, तो विलेय का मूल अंश जब हम निकालेंगे तो विलेय के मूल अंश निकालने के लिए विलेय के मोलों की संख्या हमें पता होनी चाहिए, और इसका अनुपात किसके साथ होगा? विलयन में उपस्थित सभी अवयवों, मतलब विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या के साथ। विलेय के मोलों की संख्या और इसका अनुपात किसके साथ होगा? विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक सभी अवयव, मतलब विलयन में जो भी अवयव उपस्थित हैं। तो क्योंकि हम इस अध्याय में द्विअंगी विलयन पढ़ रहे हैं जिसमें एक विलेय होगा और दूसरा विलायक होगा, तो विलयन में उपस्थित सभी अवयव मतलब पहला विलेय और दूसरा विलायक के मोलों की संख्या। तो इस तरह से जो अनुपात होगा वही विलेय का मोल अंश होगा। अब क्योंकि विलयन में दो घटक होते हैं मुख्य रूप से जो हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं, वो उनमें से एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलयन में एक से दो से अधिक भी यदि अवयव उपस्थित हैं तो भी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या हमेशा एक के बराबर होती है। मान लीजिए विलयन में एक अवयव विलेय है जिसे हम व्यक्त करें 1 से, और दूसरा अवयव विलायक है जिसे हम व्यक्त करें 2 से। तो विलयन में विलेय और विलायक दोनों की मोलों
के अंश का, दोनों का मूल अंश, विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक दोनों का मूल अंश, इनका योगफल कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। मतलब क्योंकि हमने मूल अंश को x से व्यक्त किया है, तो विलेय का मूल अंश को हम मान सकते हैं x1 और विलायक के मूल अंश को हम मान सकते हैं x2। तो x1 और x2 का योगफल किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। विलयन में उपस्थित सभी घटकों या अवयवों के मूल अंश का योगफल हमेशा 1 के बराबर होता ही है। 2 से ज़्यादा घटक भी होंगे तो भी उनका योगफल 1 के ही बराबर होगा। अब जब एक घटक यदि हमारा x1 है, इसका हमें मान निकालना है, तो x2 को 1 में से माइनस कर देंगे, तो x1 का मान है। यदि हमें एक का मूल अंश का मान, एक अवयव के मूल अंश का मान ज्ञात है, तो यदि हमें विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मूल अंश का मान ज्ञात है, तो दूसरे का मान यदि हमें निकालना है तो उसे 1 में से घटाकर दूसरे घटक के मूल अंश का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। x2 का मान ज्ञात है तो x1 को माइनस कर देंगे 1 में से, और x1 का मान ज्ञात है, x2 का मान यदि ज्ञात है तो उसे 1 में से माइनस करके x1 का मान ज्ञात कर लेंगे, और यदि x1 का मान ज्ञात है तो x1 के मान को 1 में से घटाकर x2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। x1 का मान ज्ञात करना है, लेकिन इसके लिए किसी एक घटक या किसी एक अवयव के मूल अंश का मान हमें पहले से पता होना चाहिए। मूल अंश ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग हम कर सकते हैं। मूल अंश को ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग हम कर सकते हैं। इस सूत्र में हमें लेकिन विलेय के मूलों की संख्या, साथ में विलायक के मूलों की संख्या हमें पता होनी चाहिए। और ये तो आपको पता ही होगा, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि मूलों की संख्या ज्ञात कैसे की जाती है। मूलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र पता है। मूलों की संख्या को हम स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। मूलों की संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल n से। अब हमने क्योंकि विलेय माना है 1 और विलायक को माना है 2, तो विलेय के मूलों की संख्या क्या हो जाएगी? n1। और विलेय और विलायक दोनों की संख्या को योगफल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? विलेय है n1 और विलायक है n2। n1 मतलब विलेय के मूलों की संख्या, n2 मतलब विलायक के मूलों की संख्या। तो मूलों, इस सूत्र विलेय का मूल अंश यदि हमें ज्ञात करना है तो विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयव, मतलब विलेय और विलायक के मूलों की संख्या के साथ जो अनुपात होगा वो विलेय का मूल अंश होगा। लेकिन इसके लिए हमें विलेय के मूल अंश निकालने के लिए विलेय के मूलों की संख्या भी पता होनी चाहिए और साथ में विलायक के मूलों की संख्या भी पता होनी चाहिए। तो हमें मूलों की संख्या कैसे निकालनी होती है? n क्या है हमारा? मूलों की संख्या। n कैसे निकालते हैं? n मतलब मूलों की संख्या निकालने का सूत्र होता है पदार्थ का, अवयव का दिया गया द्रव्यमान बटे अवयव का मोलर द्रव्यमान। अवयव का दिया गया द्रव्यमान अर्थात प्रश्न में दिया गया द्रव्यमान बटे अवयव का मोलर द्रव्यमान। तो इस सूत्र में मान रखकर हम विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने के पहले यह जो है विलेय में उपस्थित सभी अवयवों के मूल अंश का योगफल 1 के बराबर होता है, इसे हम सिद्ध भी करेंगे। कैसे होता है? क्योंकि
यदि x1 का मान क्या है, x1 क्या है, विलेय का मोल अंश है, ठीक है। तो उसी तरह से x1 का मान किसके बराबर होगा, x1 मतलब विलेय का मोल अंश, और x2 क्या होगा, विलायक का मोल अंश। अब हमें सिद्ध करना है कि x1 और x2 का योगफल 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम, सिद्ध करने के लिए हम x1 क्या है हमारा, विलेय का मूल अंश, ये किसके बराबर होगा, विलेय के मूलों की संख्या अर्थात n1 बटे विलेय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या के बराबर होगा। इसी तरह से x2 अर्थात विलायक का मूल अंश, यह किसके बराबर होगा, विलायक के मूलों की संख्या अर्थात n2 बटे विलेय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या। अब क्योंकि x1 प्लस x2 का मान 1 के बराबर है, मान रख दीजिए x1 और x2 का, तो x1 का मान n1 बटे n1 प्लस n2 है और x2 का मान n2 बटे n1 प्लस n2 है। मान रख दीजिए n1 बटे n1 प्लस n2 प्लस n2 बटे n1 प्लस n2। इस तरह से ये, क्योंकि इसमें हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, तो हमारा इसको सॉल्व करके क्या आएगा, n1 प्लस n2 बटे n1 प्लस n2 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से x1 प्लस x2 का मान 1 के बराबर हो जाएगा, अर्थात विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों का अंश हमेशा 1 के बराबर ही होता है। यहाँ आप 3 अवयव लेकर भी उसे सॉल्व करेंगे तो एक ही उसका आंसर आएगा, मतलब विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मूल अंश के योगफल का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। मूल अंश के एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मूल अंश का एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है, एथिलीन ग्लाइकॉल जिसका सूत्र होता है C2H6O2 के मोल अंश की गणना करिए। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। यह है उदाहरण 1.1 एनसीईआरटी का। यह है उदाहरण एग्जाम्पल 1.1। क्वेश्चन क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल जिसका सूत्र होता है C2H6O2। इसके एथिलीन ग्लाइकॉल जो कि विलयन में उपस्थित है, इसके मोल अंश की गणना करनी है। हमें। अब इसके अलावा क्वेश्चन में और क्या दिया गया है कि विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल 20% द्रव्यमान उपस्थित है। एथिलीन ग्लाइकॉल का विलयन में में 20% द्रव्यमान उपस्थित है। विलयन में 20% द्रव्यमान है। अब 20%, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में विलयन जो भी है उसमें
एथिलीन ग्लाइकॉल उपस्थित है। एथिलीन ग्लाइकॉल का विलयन है, अर्थात एथिलीन ग्लाइकॉल को विलय करके विलयन बनाया गया है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल एक विलय है, विलयन में उपस्थित एक विलय है जिसका द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान के अनुसार जिसका प्रतिशत है 20%। अर्थात यदि हम विलयन की कुल मात्रा को 100 ग्राम मान लें तो उसमें 20 ग्राम हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल होगा। प्रतिशत में दिया गया है तो उसे हम 100 में से 20% ले रहे हैं, तो 100 यदि 100 ग्राम कुल विलयन है तो जिसमें 20 ग्राम हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल होगा। ठीक है ना, प्रतिशत के अनुसार कितना होगा हमारा 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल होगा, और बाकी का 80, यदि कुल विलयन हमारा 100 ग्राम है तो बाकी का बचा हुआ अर्थात 80 ग्राम हमारा विलायक होगा। अब एथिलीन ग्लाइकॉल क्योंकि एथिलीन ग्लाइकॉल दिए, पहले तो दिए हुए मान आपको लिखने होते हैं या छांटने होते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र होता है, क्योंकि हमें एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश की गणना करनी है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल विलय है और बचा हुआ दूसरा है जो कि जल होगा, वो हमारा विलायक होगा। तो यदि हम मोल अंश निकालना है एथिलीन ग्लाइकॉल का तो x और x, ये x1 हो जाएगा अर्थात विलय। इसका सूत्र क्या होगा, x1 अर्थात एथिलीन ग्लाइकॉल अर्थात विलय का मोल अंश बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे N1 प्लस N2। तो N2 क्या हो, N1 क्या होगा हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल और N2 विलायक अर्थात जल होगा। तो x1 मतलब C2H6O2, तो N1 भी हमारा क्या हो जाएगा C2H6O2 और NC2H6O2 प्लस दूसरा हमारा N2 क्या है हमारा, जो हमने विलायक माना है, तो होगा हमारा क्या विलायक अर्थात जल। अब दिया गया है क्या, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत अर्थात विलयन का कुल द्रव्यमान कितना 100 ग्राम, प्रतिशत के अनुसार 100 ग्राम, तो उसमें विलय अर्थात C2H6O2 कितना होगा 20 ग्राम, और जल अर्थात विलायक कितना होगा 80 ग्राम। फिर हमें सूत्र में मान रखना है मोलों की संख्या का। मोलों की संख्या N1 और N2 है। N1 अर्थात विलय के मोलों की संख्या मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या, और N2 मतलब विलायक के मोलों की संख्या अर्थात जल के मोलों की संख्या है। तो पहले हमें विलय के मोलों की संख्या भी ज्ञात करनी होगी और विलायक के मोलों की संख्या भी ज्ञात करनी होगी। तो विलय है हमारा क्या C2H6O2। विलय के मोल पीछे हम देख चुके हैं कि मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, दिए गए द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान से। तो C2H6O2 का दिया गया द्रव्यमान है कितना 20 ग्राम, और C2H6O2 का मोलर द्रव्यमान होता है कितना 62 ग्राम। मोलर द्रव्यमान आप लोगों को निकालना आता होगा। मोलर द्रव्यमान है हमारा कितना 62। ठीक है, अब इसको भाग देंगे, इसको जब भाग देंगे तो हमारा भाग देकर आएगा 0.322 मोल। जिन्हें भी मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना नहीं आता उन्हें समझा देती हूँ। यदि हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है तो मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हमें यौगिक का सूत्र पता होना चाहिए। अब इस सूत्र में देखेंगे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन के 2 परमाणु हैं,
हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। हर एक तत्व के परमाणु भार का हमें पता होना चाहिए मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। कार्बन का होता है हमारा द्रव्यमान 12 और 2 परमाणु है तो 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर हाइड्रोजन का, फिर सभी के परमाणु द्रव्यमानों को प्लस करना होता है। किसी भी यौगिक में जितने भी तत्व होते हैं उन सभी के परमाणु द्रव्यमानों को हमें प्लस करना होता है, तो हमारा मोलर द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है। फिर इसमें कार्बन के परमाणु द्रव्यमान में प्लस करेंगे हम हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान को। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, वैसे एग्जैक्टली होता है 1.008 ग्राम पर मोल। तो हाइड्रोजन का 1 होता है और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 6 है, इसलिए 6 का गुणा कर देंगे। फिर हम इसमें प्लस करेंगे ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान को। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 और परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या है 2, तो 2 का गुणा कर देंगे। निकाल लीजिए अब आप लोग। 24, 12 दूनी 24 प्लस 6 एकम 6 प्लस 16 दूनी 32, तो ये प्लस करके आएगा 6 और 4 10 और 2 12 और 3 और 2 5 और 1 6, 62 ग्राम पर मोल। 62 ग्राम पर मोल हमारा मोलर द्रव्यमान है किसका? एथिलीन ग्लाइकॉल का। तो हमने एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या ये ज्ञात कर ली है। तो NC2H6O2 कितना आया हमारा? 0.322 मोल। इसी तरह से हम जल के भी मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। जल के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें ऊपर जल का द्रव्यमान बटे जल का दिया गया द्रव्यमान बटे जल का मोलर द्रव्यमान रखना होगा। ये कौन सा द्रव्यमान है? दिया गया द्रव्यमान, और ये मोलर द्रव्यमान जो हमें पता होना चाहिए। तो जल का दिया गया द्रव्यमान कितना है क्वेश्चन के हिसाब से? 80 ग्राम, और जल का मोलर द्रव्यमान होता है 18। तो 80 में जब 18 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4.444 मोल। जल का सूत्र होता है, सभी को पता होगा, H2O। अब मोलर द्रव्यमान निकालना है तो H मतलब हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या सूत्र में 2 है, तो गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 बराबर 18। ठीक है, तो ये हमारा ग्राम पर मोल, ये हुआ हमारा 18 ग्राम पर मोल H2O का मोलर द्रव्यमान। तो हमारा ये जल के मोलों की संख्या आ गई। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश। मोल अंश को व्यक्त करते हैं X से, और एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश निकालना है तो 1 की जगह पर हमने C2H6O2 लिख दिया है। सूत्र क्या होता है? जिस अवयव का मोल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर आएगी, अर्थात NC2H6O2 मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या, और नीचे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या का योगफल। तो विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल भी है, मतलब NC2H6O2, और विलयन में जल भी है तो NH2O। अब NC2H6O2 और NH2O हम ऊपर ज्ञात कर सकते हैं, मान रख देंगे और आंसर लेके आएंगे 0.322, जो एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या है, बटे NC2H6O2 0.322 प्लस NH2O जो हमने ऊपर निकाल ली है 4.444। अब पहले हम कुल मोलों की संख्या का योगफल निकालेंगे और उसके बाद भाग दे देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो योगफल आएगा वो योगफल आएगा क्या? 4 और 2 6, 4 और 2 6, 4 और 3
7.4। अब भाग देंगे तो भाग देकर देखिए, भाग आप कैलकुलेटर से नहीं करिएगा क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है एग्जाम में। तो इसको इस संख्या को, क्योंकि दशमलव से दशमलव के बाद ऊपर 3 अंक हैं और नीचे भी 3 अंक हैं, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल करके भाग दे दीजिएगा। तो भाग देकर आएगा 0.068। तो ये आया एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश। अब क्योंकि हम विलयन में 2 घटक उपस्थित हैं, विलयन में 2 घटक जो हैं वो हैं, एक है एथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा है H2O। विलयन में जितने भी घटक होते हैं उन सभी के मोल अंश का योगफल होता है कितने के बराबर? 1 के बराबर। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश को हम ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें दूसरे घटक अर्थात जल का मोल अंश ज्ञात करना है। तो जल के मोल अंश को ज्ञात करने के लिए 1 में से एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश को हम माइनस कर देंगे, या फिर हम सूत्र से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये जो सूत्र है ये एथिलीन ग्लाइकोल के लिए, इसी तरह से हम सूत्र H2O के लिए भी बना सकते हैं। हम दोनों तरह से ही सॉल्व करके देखेंगे। तो यदि हमें H2O का मोल अंश ज्ञात करना है तो H2O का मोल अंश ज्ञात करने के लिए एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश को 1 में से माइनस कर देंगे। तो 1 में से माइनस करेंगे तो जो आएगा वो आएगा हमारा 0.932। अब हम सूत्र में भी मान रखकर देख लेंगे और आंसर लेकर आएंगे। जल का मोल अंश ज्ञात करना है तो सूत्र बनेगा XH2O बराबर, जिसका निकालना होता है उसे हमें ऊपर लिखना है बटे नीचे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या का योगफल NH2O। तो XH2O कितना आएगा हमारा? NH2O कितना आया था हमारा? 4 NH2 अर्थात जल के मोलों की संख्या 4.444 और NC2H6O2 अर्थात एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या है 0.322 प्लस 4.444। बस नीचे प्लस करेंगे पहले, उसके बाद भाग दे देंगे तो योगफल तो वही आएगा जो हमें पहले मिला था 4.766। XH2O बराबर 4.444 और प्लस करके कितना आएगा 4.766। 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 4 और 3 7 और 4। अब भाग देंगे तो दशमलव के बाद ऊपर भी 3 अंक है और नीचे भी 3 अंक है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा और भाग देने पर जो संख्या आएगी वो संख्या होगी हमारी 0.932। तो इस तरह से जल के मोलों की संख्या आई हमारी 0.932। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जल के मोलों की संख्या भी ज्ञात की, जल का मोल अंश भी ज्ञात कर लिया। मोलों की संख्या नहीं, मोल अंश, जल का अर्थात विलायक मोल अंश और एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश भी हमने ज्ञात कर लिया। 0.068 ये एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो डाउट हो
या मोल अंश से संबंधित जो भी डाउट हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी अगले विधि की तरफ। हमारी अगली विधि है सांद्रता व्यक्त करने की। हमारी अगली विधि है मोलरता। तो हम पढ़ेंगे सांद्रता व्यक्त करने की अगली विधि है मोलरता। एक लीटर विलियन में या एक घन डेसीमीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। संख्या मोलरता कहलाती है। अर्थात यदि 1 लीटर विलियन में या 1 घन डेसीमीटर विलियन में विलेय के 2 मोल हैं, 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या है 2, तो विलियन की 2 मोल। 1 लीटर विलियन में विलेय के कुल मोल जो घुले हुए हैं वो हैं 2 मोल, तो विलियन की मोलरता होगी 2 मोल प्रति लीटर। यदि विलियन में विलेय के 1 मोल उपस्थित हैं तो विलियन की मोलरता होगी 1 मोल प्रति लीटर। यदि विलियन में विलेय का आधा मोल उपस्थित है तो विलियन की मोलरता होगी 1/2 मोल प्रति लीटर। मोलरता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर। मोलरता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर या लीटर इनवर्स। मोलरता को ज्ञात करने के लिए विलेय के मोलों की संख्या को विलियन के आयतन से भाग दिया जाता है और विलियन का आयतन लीटर में लिया जाता है। विलियन का आयतन लीटर में लिया जाता है। मोलरता को कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है। यदि मोलरता ज्ञात करनी है तो विलियन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या को विलियन के आयतन से भाग दिया जाता है, जिससे हमें मोलरता ज्ञात हो जाती है। मोलरता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर। मोलों की संख्या अर्थात मोल जो भी उपस्थित है 1 लीटर आयतन में, तो प्रति लीटर, तो यह इकाई होगी इसकी। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.2 क्वेश्चन है, उस विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। उस विलयन की मोलरता ज्ञात करिए जिसमें 5 ग्राम NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है। अर्थात ऐसे विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है जिसमें विलयन का आयतन है 450 मिलीलीटर और
उसमें घुला हुआ है NaOH, अर्थात विलेय घुला हुआ है NaOH, विलेय के रूप में है NaOH, जिसकी मात्रा दी गई है 5 ग्राम। अब पीछे हम मोल अंश में देख चुके हैं कि क्योंकि हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है मोलरता, ज्ञात करनी है हमें मोलरता। मोलरता ज्ञात करने का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, और आयतन भी हमें लेना है लीटर में। और क्वेश्चन में विलेय के मोलों की संख्या कहीं भी नहीं दी गई है। तो पहले तो जो दिया गया है वो मान लिख लेते हैं हम सॉल्व करने से पहले। पहली चीज़ क्या दी गई है, NaOH जिसकी मात्रा है 5 ग्राम। NaOH एक विलेय है, इस विलयन के लिए विलेय अर्थात NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान 5 ग्राम। पाँच ग्राम NaOH उपस्थित है 450 मिलीलीटर विलयन में। तो विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, 450 मिलीलीटर। विलयन का आयतन है 450 मिलीलीटर। क्योंकि हमें विलयन का आयतन लेना है लीटर में, तो यहाँ आयतन दिया गया है मिलीलीटर में। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हम इसे 1000 से भाग दे देंगे, तो जो हमारा आयतन है वो लीटर में आ जाएगा। तो जो आएगा वो हमारा लीटर का आयतन होगा। अब क्योंकि हमें विलेय के मोलों की संख्या क्वेश्चन में नहीं दी गई है, मोलरता ज्ञात करने के लिए विलेय के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। तो पहले हम विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र हम पहले देख चुके हैं मोल अंश में। विलेय के मोल निकालने के लिए क्या किया जाता है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय का दिया गया द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान है 5 ग्राम और विलेय का मोलर द्रव्यमान नहीं दिया गया है। विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे हम, विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए विलेय का सूत्र पता होना चाहिए, अर्थात यौगिक का सूत्र पता होना चाहिए। यौगिक जो विलेय है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaOH। इसमें उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु भारों को प्लस कर देंगे। सोडियम का होता है 22.99 अर्थात 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो सभी का योगफल आएगा 40। तो ये हमारा ग्राम पर मोल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मूलर द्रव्यमान होगा 40 ग्राम पर मोल। मान रख देंगे। दिया गया द्रव्यमान है 5 ग्राम, मोलर द्रव्यमान है 40, तो कितना आएगा, 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, ये आएगा 1/8 अर्थात 0.125। तो विलेय के मोलों की संख्या आएगी 1/8 अर्थात 0.125, मतलब 0.125 मोल NaOH के 450 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित हैं। और 450 मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, तो हमारा आयतन लीटर में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सूत्र में मान रख देते हैं। विलेय के मोलों की संख्या है, सूत्र क्या है हमारा मोलरता ज्ञात करने का, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय का लीटर में आयतन।
विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का लीटर में आयतन। सूत्र में मान रख देंगे और गुणा भाग करके आंसर आ जाएगा। विलेय के मोलों की संख्या है 0.125 बटे 450 बटे 1000। जो बटे में 1000 है वो ऊपर चला जाएगा तो गुणा में आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, भाग देंगे 125 में 450 का, तो भाग देकर आ जाएगा 0.278। तो विलियन की मोलरता कितनी आई? 0.278। अर्थात विलियन में विलेय के, और विलेय है हमारा NaOH, विलियन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.278 मोल उपस्थित हैं 1 लीटर विलियन में। मोलरता है 0.278 मोल प्रति लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर विलियन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.278 मोल घोले गए हैं। ठीक है, और ये लीटर में है इकाई। मोलरता जब लिखी जाती है तो साधारण रूप से मोलरता को व्यक्त किया जाता है 278 m। m लिखा है मतलब मोलरता का मान दिया गया है। यदि सांद्रण, जो भी कुछ सांद्रण दिया गया है उसमें कैपिटल M लिखा है, इसका मतलब यह है कि सांद्रता मोलरता में व्यक्त की गई है। और डेसीमीटर क्यूब में लिखना है तो हमारी इकाई होगी मोलरता की 0.278। लीटर की जगह पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। डेसीमीटर क्यूब प्रति लीटर है तो प्रति डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो डेसीमीटर क्यूब इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से मोलरता हमारी विलियन की आई है 0.278 मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब या 0.278 मोल प्रति लीटर। इकाई लिखना ज़रूरी होती है आंसर में, इकाई नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा हुआ पूरा मोलरता। आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे NCERT में एक्सरसाइज के, या पाठ्यनिहित या उदाहरण के होंगे तो उदाहरण के। और जो डाउट होते हैं मोलरता से रिलेटेड क्वेश्चन में वो कमेंट में पूछिए। जब में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है इसलिए। अब अगला टॉपिक है हमारा सांद्रता व्यक्त करने की विधियों में मोललता। मोललता यह भी विलेय के मोलों की संख्या ही होती है। मोलरता भी विलेय के मोलों की संख्या होती है और मोललता भी विलेय के मोलों की संख्या होती है, परंतु मोलरता में जो विलेय के मोलों की संख्या उपस्थित होती है वो विलियन के 1 लीटर आयतन में होती है। मोलरता में जो विलेय के मोलों की संख्या होती है वो विलियन के 1 लीटर आयतन में होती है, जबकि मोललता में विलेय के मोलों की संख्या जो होती है वो विलियन में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक के अंदर होती है। मोललता विलेय के वह मोलों की संख्या है जो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित होती है। मोललता विलेय के उन मोलों की संख्या को कहते हैं जो कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए होते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? मोललता अर्थात विलेय के मोलों की वह संख्या जो 1 किलोग्राम विलायक में घोली गई हो। ठीक है, इसे व्यक्त करते हैं स्मॉल m से। अब यदि हमें परिभाषा बनानी है तो परिभाषा क्या बनाएंगे मोललता की?
विलेय के मोलों की वह संख्या जो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो, अर्थात घोली गई हो, उसे अर्थात विलेय के उन मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। उसे विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के जितने भी मोल उपस्थित होंगे, मोलों की वही संख्या विलयन की मोललता को दर्शाती है। अब हमें इसका सूत्र बनाना है, तो सूत्र कैसे बनेगा? मोललता का सूत्र भी मोलरता से ही मिलता जुलता है, परंतु वहाँ अर्थात मोलरता में आयतन लिया जाता है, यहाँ द्रव्यमान लिया जाता है। मोललता मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान जो कि किलोग्राम में होगा। विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। जैसा कि हमने मोलरता में देखा था कि कभी भी न्यूमेरिकल में विलेय के मोलों की संख्या कभी भी नहीं, ज़्यादातर, हमेशा नहीं पर ज़्यादातर विलेय के मोलों की संख्या दी हुई नहीं होती। तो हमें न्यूमेरिकल में पहले दिए गए मानों की सहायता से विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करनी होती है, और साथ ही साथ हो सकता है कि विलायक का जो द्रव्यमान दिया गया हो वो किलोग्राम में ना दिया गया हो, ग्राम में दिया गया हो। तो यदि विलायक का द्रव्यमान भी किलोग्राम में नहीं दिया गया है और ग्राम में दिया गया है, तो भी हमें उस ग्राम में दिए गए द्रव्यमान को किलोग्राम में बदलना होगा। तो उसके लिए भी हमें क्या करना होता है? दिए गए द्रव्यमान जो कि ग्राम में है उसमें 1000 का भाग दे देंगे, तो हमारा जो विलायक का द्रव्यमान है वो किलोग्राम में बदल जाएगा। ठीक है ना। विलायक का जो द्रव्यमान हमें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में ग्राम में दिया गया है, उस मान में हम 1000 का भाग दे देंगे, तो वही विलायक का दिया गया द्रव्यमान किलोग्राम में बदल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करके हमें ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक में ही उदाहरण नंबर है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मोललता को और अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। उदाहरण 1.3 एनसीईआरटी का 1.3। ये ध्यान रखिएगा कि हम क्वेश्चन कौन से सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं या पाठ्य निहित प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, या पीछे दिए गए बुक के चैप्टर के पीछे जो दिए गए होते हैं अभ्यास के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर मिलते जुलते हो सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा कि हम कौन से सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल के क्वेश्चन कर रहे हैं या पाठ्य निहित प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, या बुक में चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं वो अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर के साथ साथ प्रश्न किस प्रकार का वो भी ध्यान रखिएगा। अभी हम कर रहे हैं एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण 1.3। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग कि अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें सूत्र दिए गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सूत्र नहीं दिए हुए होते हैं, और मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए। तो आप सूत्र भी जिस यौगिक के बारे में आप पढ़ रहे हैं अपने बुक में, अपने चैप्टर में, उस यौगिक का सूत्र भी आप पता करें और याद कर लें अच्छे से। ठीक है। मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सूत्र हमें पता होना चाहिए। यदि क्वेश्चन में सूत्र नहीं दिया गया है तो फिर आपको सूत्र की सहायता से ही मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो सूत्र आपको याद रखना ही पड़ेगा। अभी इस क्वेश्चन में बुक में सूत्र दिया गया है। क्वेश्चन लिखते हैं 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड
एक चीज़ और है, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उसमें जो आंसर आता है उसकी इकाई लिखना ज़रूरी होती है। मोल अंश हमने पीछे, ये हम सॉल्व करेंगे उसके पहले जो चीज़ छूट गई है, मोल अंश क्योंकि एक अनुपात है तो अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, इसलिए हमने ये बिना इकाई के ही आंसर लिखकर छोड़ दिया है। लेकिन बाकी हर जगह हमें आंसर में इकाई लिखनी होती है, इकाई नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो जैसे मोलरता की इकाई होती है मोल, मोलरता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर। इकाई ज़रूर याद रखिएगा, इकाई के बिना आपके आंसर सही होने पर भी कुछ मार्क कट सकते हैं। इकाई लिखना ज़रूरी होता है आंसर में, मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स। जैसे हमने इस मोलरता वाले क्वेश्चन में इकाई लिखी है, मोलरता वाले क्वेश्चन में इकाई इसलिए लिखी है क्योंकि मोलरता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर। मोल अंश में इकाई नहीं लिखी क्योंकि मोल अंश एक अनुपात है और अनुपात की कोई इकाई होती नहीं है, इकाई लिखना भूलेगा नहीं। इसी तरह से मोललता की इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम। मोललता की इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम या मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल, जिसका सूत्र अभी तो इसका दिया गया है, पर यदि नहीं दिया होता है तो आपको याद रखना है। एथेनोइक एसिड के 75 ग्राम, बेंजीन में 75 ग्राम बेंजीन, बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना हमें करनी है, कि मोललता की गणना करिए। अब पहले तो हमें ये देखना है कि क्या क्या गिवन है। सबसे पहले जब हम हल करते हैं क्वेश्चन को तो क्या क्या गिवन है और क्या हमें ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, मोललता दिया गया है, क्या 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड, अर्थात एथेनोइक एसिड दिया गया है जो कि विलयन में उपस्थित है, किसमें 75 ग्राम बेंजीन में। तो बेंजीन की मात्रा है 75 ग्राम और एथेनोइक एसिड की मात्रा है 2.5 ग्राम। बेंजीन 75 ग्राम है अर्थात अधिक मात्रा में है और एथेनोइक एसिड 2.5 ग्राम है अर्थात कम मात्रा में है। तो हम पहले देख चुके हैं इसी अध्याय में, पीछे जिस दिन हमने अध्याय शुरू किया था। एथेनोइक एसिड अर्थात 2.5 ग्राम जिसकी मात्रा कम है वह होगा विलयन के विलायक, और 75 ग्राम जिसकी मात्रा विलयन में अधिक है वह होगा विलयन का विलायक। ठीक है ना, तो विलेय क्या है हमारा, विलेय है एथेनोइक एसिड जिसकी मात्रा कम है, और विलायक क्या होगा हमारा, बेंजीन जिसकी मात्रा विलयन में अधिक है, विलायक है हमारा बेंजीन। अब दोनों की दिए गए द्रव्यमान लिख लेते हैं। एथेनोइक एसिड का द्रव्यमान, एथेनोइक एसिड का द्रव्यमान कितना है 2.5 ग्राम, CH3COOH का CH3COOH अर्थात एथेनोइक एसिड का द्रव्यमान है 2.5 ग्राम। ठीक है, और बेंजीन जो कि विलायक है
उसका द्रव्यमान है 75 ग्राम। क्योंकि हम मोललता ज्ञात करना चाह रहे हैं तो मोललता में हमारा जो विलायक का द्रव्यमान है वो किस में लिया जाता है, किलोग्राम में लिया जाता है। विलायक का द्रव्यमान किस में लिया जाता है, किलोग्राम में। तो ग्राम वाले द्रव्यमान को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करना चाहिए, हमें 1000 से भाग देना है। तो हमारा जो द्रव्यमान है वो किस में बदल जाएगा, किलोग्राम में बदल जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है मोललता। मोललता का सूत्र होता है ये विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। विलेय के मोलों की संख्या अर्थात एथेनोइक एसिड के मोलों की संख्या। तो पहले हमें एथेनोइक एसिड के मोलों की संख्या मतलब NCH3COOH ज्ञात करना है। NCH3COOH अर्थात CH3COOH के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। CH3COOH का दिया गया द्रव्यमान बटे CH3COOH का मोलर द्रव्यमान। तो CH3COOH का दिया गया द्रव्यमान कितना है, 2.5 ग्राम बटे CH3COOH का मोलर द्रव्यमान, जो आप इन सभी को प्लस करके निकाल लेंगे। तो दिया CH3COOH का दिया गया द्रव्यमान है 2.5 ग्राम और CH3COOH का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान को प्लस करके CH3COOH एथेनोइक एसिड का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, उसमें 3 का गुणा कर देंगे, प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 ऑक्सीजन का 16 प्लस दूसरे ऑक्सीजन का भी 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। इस तरह से 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है और 2 कार्बन है। तो दोनों कार्बन का मिलाकर हो जाएगा 12 प्लस 12 इंटू 2 24। 4 हाइड्रोजन का मिलाकर हो जाएगा 4 एकम 4 और 2 ऑक्सीजन का मिलाकर हो जाएगा 32। तो कितना हुआ हमारा, दोनों कार्बन का मिलाकर 24 प्लस दोनों ऑक्सीजन का मिलाकर 32 प्लस चारों हाइड्रोजन का मिलाकर 4। तो कितना हुआ हमारा 24 प्लस 32 प्लस 4। तो कितना आएगा हमारा 24 किसका है, दोनों कार्बन का मिलाकर, प्लस हाइड्रोजन 4 हैं तो चारों हाइड्रोजन का मिलाकर 4 प्लस दोनों ऑक्सीजन का मिलाकर 32। तो ये योगफल किसके बराबर आएगा, 60 के बराबर आएगा। 4 और 4 8 और 2 10 और 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, ये हुआ हमारा मोलों की संख्या। इसको भाग देंगे तो हमारे मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो अभी मैं भाग ना देकर डायरेक्ट बुक में देखकर मान रख रही हूँ। 2.5 को 60 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.0417 ये आई हमारी मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या, एथेनोइक एसिड के मोलों की संख्या। इसी तरह से हमें बेंजीन का जो द्रव्यमान ग्राम में दिया गया है उसे हमें किलोग्राम में बदलना है। बेंजीन के दिए गए द्रव्यमान को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे तो वो हमारा द्रव्यमान जो होगा वो किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, सूत्र में मान रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो विलेय अर्थात एथेनोइक एसिड के मोलों की संख्या, मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता जिसे हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या अर्थात एथेनोइक एसिड के मोलों की संख्या कितनी है 0.0417 बटे क्या है हमारा विलाय का किलोग्राम में द्रव्यमान कितना है 75 बटे 1000। 75 बटे 1000। तो जो बटे में 1000 है वो ऊपर इंटू में आ जाएगा, जो बटे में 1000 है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर इंटू में आ जाएगा। सॉल्व करने पर 0417 इंटू 1000 मतलब 10 की घात 3 बटे 75
अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इसके दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगी। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो भाग दे दीजिए। 4 1 7 को 7 5 0 से, तो सॉल्व करके आएगा हमारा सॉल्व करके आप कैलकुलेटर से किए बिना डायरेक्ट करके भाग देकर देखिएगा। भाग देकर ही आंसर लेके आइएगा। जैसे बुक में तो दिया हुआ है 0.556 मोल प्रति किलोग्राम इसकी इकाई होती है। तो मोललता क्या आई हमारी, विलेन की मोललता आई हमारी। मैंने ये भाग नहीं देके देखा, आप लोग भाग देके देखिएगा, वो भी कैलकुलेटर की सहायता के बिना। ठीक है, तो हमारा ये आंसर मैं डायरेक्ट बुक से लिख रही हूँ, बुक से देखकर लिख रही हूँ। 0.556 मोल इकाई होती है मोललता की, मोल प्रति किलोग्राम या किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन सॉल्व। कोई भी डाउट होता है मोलरता में या मोललता में या मोल अंश में, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम यही इतना ही कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद हमारे कल से शुरू होंगे पाठ्यनिहित प्रश्न। हम कोशिश करेंगे कल हम पाठ्यनिहित प्रश्न 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 5 क्वेश्चन है पाठ्यनिहित में मोललता के बाद। कोशिश करेंगे 5 प्रश्नों के सॉल्यूशन हम कल कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के टॉपिक में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो वो पूछिएगा, और आंसर में इकाई लिखना मत भूलिए। इकाई ज़रूरी होती है, इकाई छोड़ेंगे तो पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही होते हुए भी कुछ मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है।